हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपने क्लास को बहुत अच्छे से देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका और उससे संबंधित आज कुछ क्वेश्चन भी बनाए गए हैं और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट डे उनको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके जो कल का चैप्टर था यानी कि जो डिटेल क्लास था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। इसी वजह से इसके 2 पार्ट्स बनेंगे आपके क्वेश्चन के। तो कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। डिटेल क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी। क्या ये कठोपनिषद है या ये छांदोग्य उपनिषद है या ऐतरेय उपनिषद है या ये मुंडकोपनिषद है? तो ये तो काफ़ी आसान है आपके लिए क्योंकि आपने इसको पहले से सुना भी होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट भाग हैं जिनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों की चर्चा मिलती है। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथों में तत्कालीन समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन की जानकारी दी गई है। और तीसरा है सामवेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था कि इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको डिटेल क्लास में ब्राह्मण, उपनिषद, वेद हर जो आपके ग्रंथ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको पता है बच्चों, आपको सत्य कथन बताना है। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपको पता है कि सामवेद नहीं बल्कि यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो चलिए तीसरा एलिमिनेट करते हैं। तो आपको पता है डी भी कट हो गया, सी भी कट हो गया और आपका बी भी कट हो गया। आप कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? पहला है, गुप्त काल के प्रसिद्ध शब्द कोशाकार अमर सिंह ने पुराणों के 7 विषय बताए हैं। दूसरा, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी हेतु प्रसिद्ध है। और तीसरा, भारवी ने महाभारत की घटनाओं पर आधारित कीर्तार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना की है। और चौथा, कल्हड़ की राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। ये सारे पॉइंट मैंने डिटेल क्लास में आप लोगों को समझाए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो गया होगा और इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आज सत्य बताना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कल्हड़ की राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास मिलता है, यानी कि ये तो सत्य है। दूसरा, महाभारत की घटनाओं पर आधारित कीर्तार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना किया, ये भी सत्य है। और बी तो बिल्कुल ही सही होगा क्योंकि आपको पता है विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल गया जो गलत है? आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका असत्य है। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करें और कूट की सहायता से आपको सही आंसर निकालना है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ है मृच्छकटिकम, सारिपुत्र प्रकरण है, स्वप्नवासवदत्ता है, विक्रमोर्वशीयम है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? सबसे आसान जो है वो आपका शूद्रक है। तो आप देखते हैं ए का 2 से कहाँ मिलान हो रहा है? तो आप देख रहे हैं इसमें भी, यानी कि ए तो कट गया, डी भी कट गया। तो बी और सी में से कोई हो सकता है। अब अगर आपको 2 नहीं भी पता है तो आपको पता है कि विक्रमोर्वशीयम ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। तो डी का 3 किसमें है? तो संयोग से आप देख रहे हैं कि दोनों में डी का 3 है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं जहां 3 ऑप्शन मिलता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का है। अब आपको मैंने बताया था अश्वघोष की रचनाओं के बारे में, उसमें मैंने आपको कुछ उनकी रचनाएं हैं जिनका उल्लेख किया था। तो अगर आपको याद है उनकी रचनाएं कौन सी थी, तो सारिपुत्र प्रकरण जो है ये अश्वघोष की रचना है, बी का 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आजकल एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां हमें 3 ऑप्शन पता होता है तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक में धनी गणिका, वसंत सेना एवं ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त के प्रेम का वर्णन किया गया है? कौन सा ग्रंथ है? और इस ग्रंथ के बारे में भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या ये स्वप्नवासवदत्ता है या ये प्रतिज्ञा योग रायण है या मृच्छकटिकम है या विक्रमोर्वशीयम है?
तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि जो पात्र हैं उनका नाम दे दिया है, इस वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो एक धनी गणिका और ब्राह्मण व्यापारी की जो प्रेम कथा है वो शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कालिदास की किस साहित्यिक रचना का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो आपको बताना है कि कालिदास की कौन सी रचना है जिसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन में है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम या इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो फेमस रचना है कालिदास की, जिसके बारे में सबको पता होता है, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। इसी का सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवाद हुआ है, जितने भी कालिदास ने रचनाएं की हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन की रचना है? इनमें से कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन ने किया है? और मैंने इसके बारे में पहले के क्लास में भी बताया है। क्या रत्नावली है, नागानंद है, मृच्छकटिकम है? तो आपके लिए ये भी आसान है, क्योंकि इसमें एक रचना तो आपको पता ही है कि इनकी नहीं है, जो कि मृच्छकटिकम है। ये रचना पुष्यभूत की नहीं है। अब ये आपका डी एलिमिनेट हो गया, यानी कि डी नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो मैंने बताया था कि नागानंद, रत्नावली, ये सब जो रचनाएं हैं ये किसका है? प्रियदर्शना। ये तीनों रचनाएं जो हैं वो हैं आपके वंश, जो आपका पुष्यभूति वंश है हर्षवर्धन का। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और रचना है, ये भी याद रखेंगे, जो इन्होंने लिखा है, यानी कि आपका रत्नावली, नागानंद और एक और रचना जो मैंने आपको बताया, और अभी मैंने उसका जिक्र भी किया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से किस नाटक में विशाख दत्त ने नंद दरबार एवं चाणक्य के षड्यंत्रों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और हमने इसके पहले भी इस पर डिस्कशन किया है कि कौन सी वो ग्रंथ है या रचना है जिसमें चाणक्य के जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं, जिसके द्वारा उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, और जिसमें नंद वंश के शासकों का भी उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना क्या ये मुद्रा राक्षस है, या देवी चंद्रगुप्तम है, या श्री हनुमन्नाटकम है, या कोई नहीं है? तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। आपका मुद्रा राक्षस सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्न में से किसने किया है? किसने अष्टांग हृदय की रचना की है? और ये किससे संबंधित पुस्तक है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। तो ऑप्शन में है चरक, दूसरे हैं पंडित सुश्रुत, तीसरे हैं वाण भट्ट और चौथा है वराह मिहिर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अष्टांग हृदय है इसकी रचना किसने किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाण भट्ट की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। पहला है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। क्या डिटेल क्लास में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं? दूसरा, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में अनात्मवाद एवं पुनर्जन्म से जुड़े दार्शनिक वार्तालाप है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा, जैन धर्म से संबंधित नया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका सही है, यानी कि सत्य है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका पहला है कि बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटकों की जो रचना है, मैंने आपको बताया था त्रिपिटक जो है वो जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म की ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो हुई हैं पाली भाषा में। संस्कृत में महायान शाखा के जो मानने वाले हैं उन्होंने किया है कुछ रचना, लेकिन जो त्रिपिटक है ये बहुत पहले इनकी रचना हुई है, ये पाली भाषा में हुए। तो अब आपको बताना कि कौन सा सही है। तो आपका पहला एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका अगर पहला एलिमिनेट करेंगे तो आपका ए भी गया और आपका सी भी गया। अब आपको बताना था कि कौन सा सही है। तो बाकी के आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, संगम साहित्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई पहली रचना है। दूसरा, इसका अंतिम
रूप से संकलन 200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। तीसरा, इसमें चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। और चौथा, यह अनेक वीरों एवं वीरांगनाओं की प्रशंसा में रचित अनेक छोटी बड़ी कविताओं का संग्रह है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर बी है ये असत्य है, बाकी के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है बच्चों, तेलुगु भाषा को जन भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस कवि को जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन है वो कवि। क्या ये नन्नाया है, या तिकन्ना है, या रमन्ना है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेट जैसे एग्जाम में ऐसे डीप क्वेश्चन आते हैं। नन्नाया जो है ये तेलुगु भाषा को जन भाषा इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है, पांडुरंग महात्म्य निम्न में से किसकी रचना है। क्या ये पेडन्ना का है, या तिम्मड़ का है, या जो है मल्लड़ का है, या तेनाली रामकृष्ण का है। तो आपको बताना है पांडुरंग महात्म्य निम्न में से किसकी रचना है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तेनाली रामकृष्ण की रचना है आपका पांडुरंग महात्म्य। नेक्स्ट है, कल्हड़-कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं। क्या 8 तरंग हैं, या 9 तरंग हैं, या 10 हैं, या 11 हैं। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। कल्हड़ की राज तरंगिणी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपका जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है इसमें आपको पता है कि जो कितने हैं, तो ये आपके 8 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की निम्न पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। स्वप्नवासवदत्ता, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और रत्नावली। कौन सा है जिसमें आप देखेंगे कि जो शुंग वंश के संस्थापक हैं उनके पुत्र की प्रेम कहानी है। क्या ये स्वप्नवासवदत्ता है, या मालविकाग्निमित्रम है, या मेघदूत है, या रत्नावली है। तो आपको पता है मालविका और अग्निमित्र के बारे में जो प्रेम कथा का वर्णन है वो मिलता है मालविकाग्निमित्रम में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वेदांगों की संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया था कि वेदांगों की संख्या कितनी है और एग्जाम में बार बार आता है। तो ये संख्या क्या 6 है, या 7 है, या 9 है, या 10 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारे यहाँ जो वेदांग हैं या जो वेदों के अंग हैं वो 6 हैं। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है। क्या ये 15 है, या 16 है, या 18 है, या 20 है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी इजी भी है कि जो आपके पुराणों की संख्या है वो आपका 18 है। 18 पुराण है, बिल्कुल याद रखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कौन सा सुमेलित नहीं है। गुप्त वंश की जानकारी क्या वायु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी क्या विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन की जानकारी क्या मत्स्य पुराण से मिलती है। और क्या शुंग वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। या इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि असत्य हो, यानी कि आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता है कि ये चारों सत्य हैं, यानी कि इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो कि असत्य हो। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है तथा प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं। उपनिषद टोटल कितने हैं और उसमें से कितने हैं जो कि प्रमाणिक हैं। ऑप्शन में है 108 हैं, जिसमें 12 जो है वो प्रमाणिक हैं। ऑप्शन नंबर 2 है 108 हैं टोटल, जिसमें 14 जो है वो प्रमाणिक हैं। ऑप्शन नंबर सी है 106 उपनिषद हैं, जिसमें से 12 प्रमाणिक हैं। और ऑप्शन डी है 106 है, जिसमें से 18 प्रमाणिक हैं। मैंने आपको कहा था ये जरूर याद रखिएगा, टोटल भी पूछता है प्रमाणिक भी पूछता है। तो आपको पता है कि 108 आपके टोटल उपनिषद हैं और 12 जो है वो प्रमाणिक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। क्या ऋग्वेद का जो पुरोहित है ये होता है। क्या जो आपका यजुर्वेद है इसका पुरोहित अर्धवर्यु है। क्या सामवेद का पुरोहित उद्गाता होता है। क्या अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा होता है। क्या कोई इसमें ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डिटेल क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन से ब्राह्मण और कौन से पुरोहित किससे संबंधित है। तो आपको पता है ये चारों सुमेलित हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं और कूट में भी आते हैं कि जहाँ पे हमको मैच करना होता है। एक तरफ ब्राह्मण होते हैं या एक तरफ पुरोहित होते हैं और दूसरी तरफ इनके जो है
जो पुरोहित हैं और वेद हैं वो लिखे होते हैं और हमें मैच करना होता है। तो आपको पता है बच्चों कि सभी सुमेलित हैं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित है? क्या अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखा है? क्या भारवी ने कीर्तार्जुनीयम लिखा है? क्या रघुवंशम कालिदास की रचना है? क्या पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है? क्या लास्ट में दिया है ई ऑल, यानी कि सभी सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको ये भी पता होगा और आपको यहाँ पे इतने सारे तथ्य इसलिए एक साथ दिए जा रहे हैं कि आपको सब याद हो जाएं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। तो आपको पता है अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। भारवी ने कीर्तार्जुनीयम लिखा है, ये भी करेक्ट है। और रघुवंशम कालिदास की रचना है, बिल्कुल करेक्ट है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। और सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में इसका जो है अनुवाद हुआ है, लगभग 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो आपके सारे सही हैं, ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? क्या ये शुल्ब सूत्र है, या अष्टाध्यायी है, या राजतरंगिणी है, या आर्यभट्टियम है, या इनमें से कोई नहीं है जो कि हमारा प्राचीन ग्रंथ हो व्याकरण का? तो मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाणिनि का जो रचना है अष्टाध्यायी, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है जो कि व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो शुल्ब सूत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि प्राचीन काल के यज्ञ वेदियों की जो माप होती है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है या किस पुस्तक से पता चलता है? तो शुल्ब सूत्र से ही वेदियों की माप वगैरह के बारे में हमें पता चलता है, या इसी को प्राचीन गणित की पुस्तक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? क्या ये जीवन मृत्यु पर आधारित है? क्या ये विश्व की उत्पत्ति से संबंधित है? क्या ये भौतिक व आध्यात्मिक जगत के बारे में बताती है? या ये दर्शन से संबंधित है? या ये सभी से संबंधित है, यानी कि सभी हो जाएंगे। तो आपको बताना है बच्चों, एग्जाम में आता है, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं कि उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो आपको पता है कि ये सारे उपनिषदों की विषय वस्तु है, लेकिन इंडिविजुअल जब पूछता है तो मोस्टली ऑप्शन में दर्शन देता है और दूसरी चीज़ें देता है। तो दर्शन सबसे सटीक आंसर होता है इसका, ये याद रखेंगे। अगर कुछ नहीं है, इंडिविजुअल एक ऑप्शन है तो दर्शन को सही करेंगे, और अगर सभी हैं उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो सभी कर देंगे। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सूत्र साहित्य नहीं है? पहला है अर्ध सूत्र, दूसरा है स्रोत सूत्र, तीसरा है गृह सूत्र, चौथा है धर्म सूत्र, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो स्रोत सूत्र ना हो, यानी कि सभी हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सूत्र नहीं है, यानी कि सूत्र साहित्य नहीं है। तो आपको पता है कि स्रोत सूत्र भी है, गृह भी है, धर्म भी है, लेकिन आपका अर्ध सूत्र कोई सूत्र नहीं है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि सूत्र साहित्य में ही 8 विवाहों के बारे में वर्णन मिलता है, उसमें से 4 जो है वो समाज के द्वारा एक्सेप्ट किए गए और 4 को समाज ने नहीं एक्सेप्ट किया। ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन है कि आप इन 8 विवाहों के नाम लिखें, साथ ही बताएं कि वो 4 विवाह कौन से हैं जिसको समाज ने मान्यता दिया और कौन से 4 हैं जिनको मान्यता नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बहाने आपको याद होगा। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो कल बच्चों फिर हम मिलेंगे आगे नए क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।